कल्पना कीजिए, आप समय के एक सिनेमा घर में हैं। पर्दा उठता है। लाखों साल पहले हिमालय जैसे पर्वत आसमान छूते हैं। नदियां उनकी ढलानों को काटती हैं। हजारों साल बीतते हैं। वही पर्वत घिसकर गोल पहाड़ियों में बदल जाते हैं। नदियां शांत हो जाती हैं। घाटियां चौधी हो जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि पृथ्वी की सतह की असली कहानी है। एक नाटक जो करोड़ों वर्षों से चल रहा है। इसमें दो शक्तियां हैं, भीतर से उठती शक्तियां जो पहाड़ बनाती हैं, और बाहरी शक्तियां, हवा, पानी, बर्फ, जो इन्हें घिसती और बदलती है। ऊंचे पठार, गहरी घाटियां, मैदान और समुद्र तट, ये सब इसी संघर्ष के नतीजे हैं। सबसे आकर्षक पहलू है भू आकृतिक चक्र। हर भू दृश्य का विकास एक क्रम में होता है, जैसे इंसान की उम्र। हर नदी, हर पहाड़ी, हर मैदान अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी कहता है। तो चलिए इस विज्ञान की कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि धरती कैसे अपना रूप बदलती है। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी की सतह की आकृतियों का अध्ययन है। कैसे वे बनी, कैसे बदलती हैं और उनके पीछे कौन सी प्रक्रियाएं हैं। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि घाटियां, रेगिस्तान के टीले, समुद्र तट की चट्टानें, ये सब कैसे बनते हैं। इसी के केंद्र में है भू आकृतिक चक्र, जिसे विलियम मॉरिस डेविस ने प्रस्तुत किया। उनका कहना था, भूदृश्य का विकास एक चक्र में होता है, उत्थान, फिर अपरदन और अंत में एक समतल मैदान, पेनिप्लेन। डेविस का सूत्र, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, यानी भूदृश्य की बनावट, उस पर काम करने वाली प्रक्रियाएं और समय, तीनों मिलकर भू आकृति बनाते हैं। डेविस के अनुसार हर भूदृश्य युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है। इस अवधारणा ने भू आकृति विज्ञान को एक ऐतिहासिक और विकासात्मक ढांचा दिया। अब हम पूछ सकते हैं, यह ऐसा क्यों है और यह आगे कैसा दिखेगा। डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र भू आकृति विज्ञान का क्लासिक मॉडल है। मानव जीवन की तरह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। चक्र की शुरुआत होती है त्वरित उत्थान से। पहले जमीन ऊपर उठती है, फिर अपरदन शुरू होता है। युवावस्था में नदियां तीव्र ढलानों पर बहती हैं, घाटियां गहरी और संकरी बनती हैं, वी आकार जलप्रपात, गॉर्ड्स। प्रौढ़ावस्था में ढलान कम, नदियां घाटी को चौड़ा करती हैं, सहायक नदियां जुड़ती हैं, जल निकासी नेटवर्क बनता है। वृद्धावस्था में ढलान बहुत मंद, नदियां धीमी, पार के मैदान चौधे, पहाड़ियां लगभग घिस जाती हैं, मोनाडनॉक बचते हैं और भूभाग पेनिप्लेन बन जाता है। यह मॉडल बताता है कि भूदृश्य किस चरण में है, जैसे हिमालय युवावस्था, छोटा नागपुर का पठार वृद्धावस्था। डेविस का मॉडल भू आकृति विज्ञान के छात्रों के लिए एक मूलभूत स्तंभ है। डेविस के मॉडल की सरलता के बावजूद वैज्ञानिकों ने इसकी सीमाओं पर सवाल उठाए। सबसे बड़ी आलोचना थी, डेविस मानते थे कि उत्थान एक बार में होता है, फिर केवल अपरदन चलता है, लेकिन असल में टेक्टोनिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। वॉल्टर पैंक ने कहा, उत्थान और अपरदन साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं। दूसरी आलोचना, डेविस ने समय को मुख्य कारक माना, लेकिन असल में भूदृश्य का विकास उत्थान और अपरदन की दर के अनुपात पर निर्भर करता है। तीसरी आलोचना, पेनिप्लेन की अवधारणा। क्या सच में ऐसे समतल मैदान मिलते हैं? अक्सर चक्र पूरा होने से पहले ही जलवायु या टेक्टोनिक्स बदल जाते हैं। डेविस का मॉडल मुख्यतः आर्द्र और समशीतोष्ण क्षेत्रों के लिए था। शुष्क, हिमनदीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह सही नहीं बैठता। इन आलोचनाओं ने भू आकृति विज्ञान को और यथार्थवादी दिशा में आगे बढ़ाया। डेविस की आलोचनाओं के बीच वॉल्टर पैंक ने भूदृश्य विकास का नया मॉडल दिया। उन्होंने प्रक्रिया और दर को मुख्य माना।
पेंक के अनुसार उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं। ढलानों का आकार उत्थान और अपर्दन की दर के अनुपात को दर्शाता है। पहली स्थिति उत्थान, अपर्दन, ढलानें ऊपर की ओर मुद्दी, नदियां घाटियां गहरा करती है। दूसरी स्थिति उत्थान, अपर्दन, ढलानें सीधी, भूदृश्य स्थिर। तीसरी स्थिति उत्थान, अपर्दन, ढलानें नीचे की ओर मुद्दी, घाटियां चौधी, मैदान बनते हैं। पेंक के अनुसार ढलानें समानांतर पीछे हटती है, जिससे एंडरम्फ बनता है। डेविस के पेनिप्लेन से अलग पेंक का मॉडल अधिक गतिशील और यथार्थवादी है। यह टेक्टोनिक गतिविधियों की निरंतरता को स्वीकार करता है। डेविस और पेंक के बाद लेस्टर किंग ने पेडिप्लेनेशन चक्र का सिद्धांत दिया, खासकर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए। किंग के अनुसार भूदृश्य का विकास पहाड़ियों के किनारों के पीछे हटने से होता है, न कि नीचे घिसने से। पेडिमेंट धीरे धीरे ढलता हुआ चट्टानी मैदान पहाड़ी के तल पर बनता है। समय के साथ कई पेडिमेंट आपस में जुड़कर पेडिप्लेन बनाते हैं, एक विशाल लहरदार चट्टानी मैदान। किंग का पेडिप्लेन डेविस के पेनिप्लेन से अलग है। यह ढलानों के पीछे हटने से बनता है और इस पर पतली चट्टानी परत होती है। चक्र के अंत में बची पहाड़ियां इंसलबर्ग कहलाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आयर्स रॉक। किंग का मॉडल शुष्क क्षेत्रों के भूदृश्यों को समझने के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के मध्य में भू आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा आई, J.T. हैक और S.A. शुम के नेतृत्व में। यह विचार कहता है, भूदृश्य एक खुली प्रणाली है जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह लगातार चलता है। भूदृश्य का स्वरूप उसकी ढलानें उस क्षेत्र की प्रक्रियाओं और शक्तियों के बीच संतुलन को दर्शाती है। जब तक ऊर्जा का प्रवाह और चट्टानों का प्रतिरोध स्थिर है, भूदृश्य भी लगभग स्थिर रहता है, भले ही अपर्दन जारी हो। संतुलन तब टूटता है जब बाहरी कारक बदलते हैं, जैसे जलवायु या टेक्टोनिक गतिविधि। भूदृश्य का विकास अब एक रेखीय चक्र नहीं, बल्कि संतुलन और असंतुलन के बीच निरंतर समायोजन है। इस दृष्टिकोण ने भू आकृति विज्ञान को ऐतिहासिक से प्रक्रिया आधारित बना दिया। अब फोकस है कौन सी प्रक्रियाएं अभी काम कर रही हैं और वे भूदृश्य को कैसे बदल रही हैं। पृथ्वी का धरातल दो शक्तियों का युद्ध क्षेत्र है, आंतरिक और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के भीतर की गर्मी और दबाव, प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, भूकंप, ये पहाड़, ढच, पठार, महाद्वीप बनाती है। ये शक्तियां असमानताएं पैदा करती हैं, भू आकृतिक चक्र के लिए कच्चा माल तैयार करती है। बाह्य शक्तियां सूर्य की ऊर्जा से संचालित मौसम, जलवायु, नदियां, बर्फ, हवा, समुद्री लहरें, ये शक्तियां आंतरिक शक्तियों द्वारा बनाई गई असमानताओं को समतल करने का काम करती हैं। अपक्ष, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, नदियां, घाटियां, बार के मैदान, डेल्टा बनाती हैं। ग्लेशियर, यू आकार की घाटियां, हवा, रेगिस्तान के टीले, समुद्री लहरें तट बनाती हैं। भूदृश्य का अंतिम स्वरूप इन दोनों शक्तियों के संतुलन पर निर्भर करता है। यह द्वंद्व अनादिकाल से चल रहा है। पृथ्वी का भूदृश्य कोई स्थिर वस्तु नहीं, यह एक जीवंत कैनवास है जिस पर समय, ऊर्जा और प्रक्रियाएं लगातार चित्र बनाती और मिटाती हैं। डेविस के मॉडल ने हमें भू आकृतियों के विकास को एक कहानी की तरह देखना सिखाया। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। पेंक और किंग ने नए आयाम जोड़े, उत्थान और अपर्दन का संघर्ष, ढलानों का विकास, शुष्क क्षेत्रों की अनूठी दुनिया। गतिशील संतुलन की आधुनिक अवधारणा ने भूदृश्य को एक खुली, स्वयं समायोजित प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। आंतरिक और बाह्य शक्तियों का संघर्ष ही पृथ्वी की विविधता और सुंदरता का कारण है। जलवायु परिवर्तन और नई टेक्टोनिक गतिविधियां
इस प्रक्रिया को और जटिल बना रही हैं। भू आकृति विज्ञान पहले से अधिक प्रासंगिक है। जब हम किसी भूदृश्य को देखें तो उसमें लाखों वर्षों का इतिहास और सतत विकास की कहानी देखें। यह ज्ञान हमें अपने ग्रह के प्रति जागरूक और सम्मानजनक बनाता है।